सर माइक माइक। अच्छा जी, कल हम लोगों ने होलसेल के ऊपर थोड़ी सी बात की थी, लेकिन होलसेल सेंट्रल के बारे में भी कल हम लोगों ने कुछ जो है थोड़ा सा देखा था, जहाँ से मैंने बताया था आपको मल्टीपल तरह के होलसेलर्स, रिटेलर्स, सप्लायर्स सारे यूएस बेस आपको मिल सकते हैं इजीली। इवन कि अगर आप लोग मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी बेचना चाहते हैं, जैसे कि कोलगेट है, सेंसोडीन है, यूनिलीवर है, इवन इस तरह के ब्रांड्स भी, इनके प्रोडक्ट्स भी, तो आपको इनके भी वहाँ पे रिटेल ऑफिशियल होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे, जिनके साथ आप बातचीत करके बाद में सामान लेके अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको कल, मेरा ख्याल है लैक ऑफ टाइम की वजह से नहीं मैं कंप्लीट बता सका था। अभी ये सारा काम करने के लिए जो हम लोगों को बेसिक पहले चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें हम लोगों को पहले पूरी करनी पड़ती हैं होलसेल के लिए, जिसमें सबसे पहले आप लोगों के पास होनी चाहिए एक बिजनेस ईमेल। ठीक है, अब बिजनेस ईमेल जो है आपके पास सेम होनी चाहिए, जैसे कि मैंने कल बताया था कि अगर आपकी यूएसए में कंपनी है, यूएसए कंपनी ज़रूरी है, उसके साथ ऑपरेटिंग एग्रीमेंट भी आपको चाहिए। ठीक है, ईएएन नंबर भी चाहिए, जो कि अमूमन किसी भी ब्रांड के साथ, किसी भी ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के साथ जब आप लोग अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि आप लोगों को होलसेलर्स के साथ अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं। ऐसे ही नहीं है कि मतलब कोई भी आया मुंह उठा के होलसेलर से इतना सामान दे दो मुझे, तो बगैर वो आपकी किसी इन्वेस्टिगेशन की, आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की, कि आपको क्या ठीक है ये लो सामान ले जाओ, तो वहाँ पर प्रॉपर हर चीज़ एक जो है रिकॉर्डेड होती है। वो आपसे आपकी कंपनी की जो है रजिस्ट्रेशन लेता है, एलएलसी डॉक्यूमेंट्स लेता है, ईएएन जो है आपका देखता है, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट भी आपसे कई दफ़ा वो मांगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो आपसे लेने के बाद आप लोगों को फिर जो है वो आप अप्रूव करता है। तो अप्रूव करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास एक बिजनेस ईमेल होनी चाहिए, जिससे आप लोग उनके साथ करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, ताकि वो आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को सीरियस कंसीडर करें। ठीक है, जब आप किसी कंपनी को बिजनेस ईमेल से मैसेज करते हैं या ईमेल करते हैं, तो डेफिनेटली वो कंपनी जो है आपको एक आपके बिजनेस को सीरियस बिजनेस कंसीडर करती है। ठीक है, अमूमन जो बिजनेस ईमेल है उसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ, जो कि किस तरह की ये नज़र आती हैं बिजनेस ईमेल्स। लेट्स सपोज आपकी ईमेल है sales@, companysports.com, लेट्स सपोज ये। ठीक है, इस तरह की अमूमन आपकी जो है बिजनेस ईमेल जो होती हैं वो हो जाती हैं। तो ये आपकी प्रॉपर बिजनेस ईमेल जिस तरह की कंसीडर होती हैं, .com वाली ईमेल्स होती हैं ये। ठीक है, सेल्स हो सकता है, B2B हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आप कंपनी की बना सकते हैं। इवन कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, तो ये डायरेक्टर्स के नाम से भी कंपनी की ईमेल जो कई दफ़ा लोग अपनी भेजते हैं, directors@company.com। ठीक है, सेल्स हो सकती है, B2B भी हो सकती है, कई लोगों ने अपनी और भी किसी किस्म की बनाई होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की ईमेल्स अमूमन जो है बिजनेस ईमेल्स होती हैं जो आप लोग करते हैं। आपके पास एक बिजनेस ईमेल होनी चाहिए होलसेल के लिए। आप लोगों के पास एक स्टोर होना चाहिए जहाँ पे आपने उनको सेंड करना है, क्योंकि आपको अपने जो होलसेलर्स हैं उनको बताना पड़ता है। यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि होलसेलर से जब आपको कोई होलसेलर आपकी शॉप पे सामान देने आता है, जहाँ पे आप रिटेल के ऊपर सामान बेच रहे हो, तो अमूमन वो आपकी लोकेशन देखते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो है वो देखते हैं, सेल्स देखते हैं कि इनकी सेल्स किस तरह की है। आपकी सेल्स अगर ज़्यादा हो तो फिर आपकी लोकेशन इस तरह की हो, तो डेफिनेटली वो आपको उस हिसाब से फिर बोनसेस भी देते हैं, प्राइस में आपको जो है वो अच्छी प्राइसेस भी ऑफर करते हैं, लेवरेजेस मिलती हैं उसमें आपको। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन ऑनलाइन दुनिया के अंदर जब आपने सामान सेल करना है, तो उस वक्त वो आपकी जारी बात है, प्रॉपर्टी तो नहीं देखेंगे, प्रॉपर्टी का कागज़, वो आपके क्या देखेंगे, आपका स्टोर देखेंगे, जो आपका अपना स्टोर है जिस पर आपने ब्रांड्स को सेल करना है। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक अपना प्राइवेट लेबल स्टोर या आपके पास एक स्टोर होना चाहिए जो कि आपकी कंपनी का होलसेल स्टोर है या जो कुछ भी है, जिसपे आपके मल्टीपल तरह के ब्रांड्स लगे हुए हैं। ठीक है, वो आपकी वेबसाइट की शक्ल में भी हो सकती है किसी भी, और आपने किसी भी स्टोर को अपनी डोमेन के साथ मिलके बना भी सकते हैं आप लोग। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक, जैसे कि एक वेबसाइट, लेट्स सपोज www. hasiebwholesale.com, लेट्स सपोज।
ठीक है। लेट सपोज ये एक वेबसाइट है hasibwholesale.com, तो यहाँ पे आप भी अपने होलसेलर्स को जिनसे भी आप परमिशन मांग रहे हो जिस जिस कैटेगरी की जिस प्रोडक्ट की भी, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये हमारा स्टोर है, इस पर ऑलरेडी हम लोग जो है ऑनलाइन चीज़ें सेल भी कर रहे हैं और रिटेल के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके मल्टीपल ब्रांड्स के स्टोर के ऊपर लिस्ट होनी चाहिए, ताकि कोई भी एक विजिटर कंपनी का, अगर कोई इन्वेस्टिगेटर भी कोई देखे आपकी वेबसाइट को, आपके स्टोर को, तो उसको पता चले कि वाकई में यार ये लोग बिजनेस कर रहे हैं और मल्टीपल ब्रांड्स की चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो हम भी इन्हें अलाउ करते हैं। ठीक है। तो आपके पास एक अपना स्टोर ज़रूर होना चाहिए, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है जब आप किसी होलसेल की बात कर रहे होते हो। और स्पेशली जब आप किसी कंपनी के साथ होलसेल अकाउंट खोलते हो ना, तो कईयों की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप अपनी वेबसाइट बताएं और ये भी बताएं कि आपने ये सामान सेल कहाँ पे करना है। और कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि आपको होलसेल इजीली वो अलाउ कर देती हैं सामान, लेकिन उनकी पॉलिसी होती है कि आपने इसको eBay अमेजोन पे नहीं सेल करना, बाकी जहाँ मर्जी सेल करें। ठीक है। इसलिए वो स्टार्टिंग में पहले पूछ लेते हैं कि आपने ये सामान लेके कहाँ पे सेल करना है। ठीक है। तो ये भी कई दफ़ा रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आ सकती हैं होलसेल के अंदर। तो ये तो था होलसेल का सारा मामला। आज हम लोगों ने बात करनी है प्राइवेट लेबल की। ये हो गया नोट? अच्छा जी। तो हम लोग आज बात करेंगे प्राइवेट लेबल मॉडल की। अब प्राइवेट लेबल में क्या होता है अमूमन? प्राइवेट लेबल में होता है सब कुछ आप लोगों ने खुद ही करना है, स्टार्ट से, स्क्रैच से आप लोगों ने अपना ब्रांड स्टार्ट करना होता है, जीरो से। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है कि आज के टाइम पे आप जितने भी ब्रांड्स देखते हैं जो कि फेमस ब्रांड्स हैं, नाइकी है, एडिडास है, लुइस वुइटन है, जॉर्डन है, एलवी है, कोई भी है, H&M है, या दूसरे तीसरे बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स भी हैं, दूसरे भी हैं, इकॉनमी ब्रांड्स भी हैं, पॉल एंड बेयर भी है, ये थोड़ा लो लेवल का ब्रांड है यूरोप का। तो जितने भी ब्रांड्स हैं कहीं ना कहीं से ये ब्रांड जरूर स्टार्ट हुए हैं किसी स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से, जहाँ पे जब इनको कोई भी बंदा नहीं जानता। जिस तरह आप लोगों ने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, अभी फिलहाल किसी को नहीं पता, कल को जब आप लोग वर्किंग करोगे आपके ब्रांड्स फेमस होंगे, ठीक है, आप उस वक्त अर्निंग भी करोगे, ब्रांड भी फेमस होगा, नाम भी होगा, लेकिन वो बात की बात है। तो कहीं ना कहीं से आप लोगों का ब्रांड जरूर स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपकी सोच इस तरह की पहले आपकी होनी चाहिए कि मैंने एक अपना ब्रांड बिल्ड करना है, प्राइवेट ब्रांड बिल्ड करना है। ये सारे ब्रांड जिनके मैंने नाम लिए हैं ये प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो कि खुद स्टार्ट हुए हैं। बाद में बेशक ये जो कंपनीज हैं वो पब्लिक लिमिटेड हो गई हैं, पब्लिक शेयर्स के ऊपर ये कंपनीज आ गई हैं। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आ जाती है तो वो कंपनी प्राइवेट नहीं रहती, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है उस वक्त, क्योंकि उसमें पब्लिक शेयर्स होते हैं। ठीक है। एक हिस्सा अवाम के पास होता है शेयर्स की शक्ल के अंदर कंपनी का। तो ये कंपनीज बेशक जो मैंने आपको हम नाम लिए हैं, लिवाइस, नाइकी, तो ये स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो चुकी हैं। इसी तरह जो एप्पल ब्रांड है, एप्पल पहले जब स्टार्ट हुआ था तो एप्पल तो जस्ट एक कुछ फ्रेंड्स ने आपस में मिलकर स्टार्ट किया, मदरबोर्ड से स्टार्ट किया, एक पीसी वगैरह बनाने की कोशिश की उन्होंने, तो बाद में उनका बनते बनते पीसी से होते मोबाइल फ़ोन पे चले गए। ठीक है। तो ये बाद में पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई, शेयर स्टॉक्स में चले गई कंपनी, सबने शेयर्स खरीदे, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट आई। अमूमन जो बड़ी कंपनीज हैं वो जब अपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी लिस्ट करने की ख्वाहिशमंद इसलिए भी होती हैं कि अगर उनकी कंपनी प्राइवेट ही रहेगी तो उन्होंने अपनी कंपनी के लिए पैसा जो खुद वो रेस करना है, जैसे भी वो करें, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो एक कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। इसीलिए वो अगर उनकी कंपनी जब फेमस हो जाती है तो फिर वो अपनी कंपनी को कोशिश करते हैं कि हम उस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर दें ताकि लोग इसकी शेयर खरीदें। शेयर की शक्ल में वो जो पैसा है वो सारा कंपनी के पास आता है, उस पैसे को फिर कंपनी यूज करती है अपनी ग्रोथ के अंदर, जिसके बाद फिर कंपनी जब ग्रो करती है तो जिन्होंने शेयर खरीदे होते हैं वो भी साथ में ग्रो करते हैं। तो सर उनका प्रॉफिट इक्वल जाता है सबको? नहीं, कुछ का होता है, ये कंपनी की अपनी टर्म एंड पॉलिसीज होती हैं। कुछ जो होते हैं वो कहते हैं आप ठीक है हमारा बाय कर लें शेयर, जो है आपको साल के साल जो हम आपको डिविडेंड देंगे, कि मतलब आपको जितनी कंपनी ग्रोथ हुई होगी, मिसाल के तौर पर कंपनी अगर 15% ग्रो की है तो 15% जो है जितना आपका शेयर जितने का आपने खरीदा होगा 15% सालाना आपको मिल जाएगा पूरे साल बाद। कईयों का ये पॉलिसी होती है, कई जो होती हैं वो स्टॉक आपको देती हैं। तो हर कंपनी की पॉलिसी डिफरेंट होती है इस मामले के अंदर। ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये इस तरह से सारा काम वर्क करता है। अभी प्राइवेट लेबल में सबसे पहले आप लोगों के पास होना चाहिए अपनी एक कंपनी की, अपनी ब्रांड की सोच सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, आपके पास कंपनी की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ठीक
ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन आपके पास फर्स्ट नंबर के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी आपकी होगी तो कोई आपकी मतलब पहचान स्टार्ट होगी ना, ठीक है। प्राइवेट लेवल में सबसे पहले आप लोगों के पास कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि आप जिस कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं यूके में बिजनेस करूं, जर्मनी में बिजनेस करूं, यूएस में बिजनेस करूं, किसी भी कंट्री में जहां पे आप सोच रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उस कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड करवाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यूएसए में ही बिजनेस अपना रजिस्टर्ड करवाएं। आप लोग जहाँ पे समझते हैं कि आपको अपनी ग्रोथ करनी है या आपके लिए जो आपकी मार्केट पोटेंशियल मार्केट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बंदे के लिए यूएस मार्केट ही बेस्ट मार्केट है। अब जो हमारे जो सर्जिकल के जो प्रोडक्ट्स हैं सियालकोट के स्पेशली, वो ज़्यादातर जो मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, मेरे मुताबिक वो ज़्यादातर जो उनके सप्लायर या बायर्स हैं जो पाकिस्तानी सर्जिकल लेते हैं, सियालकोट के जो सर्जिकल डेंटल हैं या ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो वो ज़्यादातर यूरोप्स में से, यूरोपियन कंट्रीज़ में से। नहीं सर जी, यूएस ही है सबसे बड़ी मार्केट। यूएस मार्केट सबसे बड़ी है, लेकिन अमूमन यहाँ पे जर्मनी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा बायर है। यूरोप में बहुत बहुत बड़े बायर्स हैं, लेकिन मैंने अभी तक जो लोग देखे हैं, जो मेरे कुलीग्स हैं या दूसरे हैं, उनको ज़्यादातर जो बायर्स हैं वो जल्दी मिल जाते हैं यूरोप से। तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि सर्जिकल की मार्केट ज़्यादा अप्रोचेबल है यूरोप की बजाय कि यूएसए बेशक सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो हर बंदे का एक अपना होता है, लेकिन ओवरऑल अगर उनको लगता है कि हमें रिस्पॉन्स यूरोप से मिल रहा है ज़्यादा, तो ठीक है, वो अपना पहले यूरोप में पूरा, यूरोप छोटा नहीं है, बहुत बड़ा यूरोप है, तो अपना यूरोप में पूरा एक्सपैंड करें, अपनी यूरोप में कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप यूएसए में कंपनी रजिस्टर्ड ही करवाएं तो बिजनेस आपने तब यूरोप में करना है। जिस कंट्री को आपको लगता है आप टारगेट मार्केट है आपके लिए, तो आप वहाँ पे अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करें। हर किसी की पॉलिसीज अलग अलग है, हर कंट्री की पॉलिसीज डिफरेंट हैं। इवन यूएसए में भी आप लोग अगर बिजनेस अपना रजिस्टर्ड करते हैं तो हर एक स्टेट की पॉलिसी भी डिफरेंट है। जी सर, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर हम यूएसए को ही मान के चलें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके पास LLC, LLP या C कॉर्पोरेशन फर्म आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 तरह की वहाँ पे चलती हैं, और इनके साथ जो रिक्वायरमेंट है वो आपको ऑलरेडी पता है। रजिस्ट्रेशन में सारा कुछ आ जाता है, EIN भी आता है, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके जो है वो नोटराइज डॉक्यूमेंट्स भी सारे इसमें आ जाते हैं, स्टेट एग्रीमेंट्स भी इसमें आ जाते हैं, सारा कुछ इसमें आ जाता है। रजिस्ट्रेशन में हर चीज़ आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो आपके पास आपका होना चाहिए आपका अपना ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क आपका एक ऐसा मार्क जो कि जैसे कि नाइकी, एडिडास, लुइस वुइटन, ये हर ब्रांड का एक अपना टैग है, एक अपना लोगो है, अपना स्लोगन है, ठीक है। तो आप लोगों को भी अपना कोई ना कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना पड़ता है ब्रांड बनने के लिए, क्योंकि जब आप लोग के लोगों की पहचान किसी को होगी तभी आपका ब्रांड को फेमस हो सकता है। या आपका ब्रांड अगर फेमस है और लोगों को आपके ब्रांड से, आपका जो लोगो से आपका ब्रांड याद है, अब नाइकी का शूज़ कोई भी देखे उसको पता चलता है ये नाइकी का है, ऐसा ही है ना। तो आप लोगों को अपना एक लोगो सबसे पहले ट्रेडमार्क करना चाहिए, जो कि यूनिक लोगो होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडमार्क बहुत ज़रूरी है अपने प्राइवेट लेवल बिजनेस के लिए। उसके बाद आपके पास अपने प्राइवेट लेवल स्टोर होने चाहिए। प्राइवेट लेवल स्टोर मतलब आपका अमेजोन का है, बेशक आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं, ईबे पे काम कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट बना के उस पर काम कर रहे हैं, या अपनी डोमेन खरीद के अपने ब्रांड के नाम की, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ www.hsb स्पोर्ट्स, या स्पोर्ट्स नहीं भी अगर हम करते तो हाल ही हम लिख देते हैं hsb.com लेट्स सपोज। तो ये आपकी लेट्स सपोज एक वेबसाइट है या स्टोर है, जो भी है आपका, ये आप ही का स्टोर है, और इसके ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको आपके अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, किसी और ब्रांड को आप लोग प्रमोट नहीं करते। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, जिस भी सब कैटेगरी का प्रोडक्ट है, वो सारे आपके अपने प्रोडक्ट्स हैं, अपने ब्रांड के, अपने ट्रेडमार्क के, अपने लोगो लगे हुए हैं आप, ठीक है। सर कॉपीराइट ट्रेडमार्क को ही कहते हैं? कॉपीराइट बेसिकली एक टर्म डिफरेंट है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ करते हैं ट्रेडमार्क के साथ, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हमने प्रोटेक्ट करना होता है तो उसको हम लोग कॉपीराइट करवाते हैं। तो ट्रेडमार्क जो है ऑलरेडी हमारा कॉपीराइट होता है, जब हम उसको ट्रेडमार्क करवा लेते हैं रजिस्टर्ड तो ऑलरेडी वो कॉपीराइट हो जाता है, ठीक है। ये टर्म है उसके साथ ही यूज़ होती है, लेकिन दोनों डिफरेंट टर्म। प्रोटेक्ट करना अपने आप को, कि आपको कोई बंदा आपकी चीज़ को चोरी ना कर सके, स्टील ना कर सके, स्टेल्थ ना कर सके,
अगर आपने ये ट्रेडमार्क अपना करवा दिया है, इन शॉर्ट आपका ट्रेडमार्क कॉपीराइट हो गया, तो कल को इस लोगों को कोई और बंदा यूज ना कर सके। सिर्फ लोगों को या उस नाम को भी? उसके स्लोगन को, उसके नाम को, इवन इसके अंदर कोई पॉलिसी होती है रजिस्टर्ड करने की। HSB स्पोर्ट्स है या HSB ट्रेडर्स, तो कोई इसको कॉपीराइट करवा लेता है, तो नहीं ना दुनिया करवा पूरी सकता। दुनिया में कहीं और भी वो रखा जा सकता है या नहीं? देखें, एक चीज़, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अमूमन कॉपीराइट डिफरेंट तरह के होते हैं, ये काफ़ी थारोली क्वेश्चन है, डेप्थ वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ। अमूमन जो बिजनेसेस रजिस्टर्ड होते हैं ना, वो उस मुल्क की हदूद तक ही होते हैं अमूमन। उनके जो प्रोटेक्टिंग लॉज होते हैं, हाँ, क्योंकि हर कंट्री का प्रोटेक्टिंग लॉ डिफरेंट है। मैंने ऑलरेडी बताया बिजनेस लॉज हर कंट्री के डिफरेंट है, सेम नहीं है। यूएसए के डिफरेंट है, यूके के डिफरेंट है, पाकिस्तान के डिफरेंट है, इंडिया के डिफरेंट है, बांग्लादेश के डिफरेंट है। तो जो जिस कंट्री में आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करते हैं, उस कंट्री के लॉज तो एटलीस्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उनका ट्रेडमार्क भी, कॉपीराइट भी, हर चीज़ आपको उस कंट्री की हद तक आपको प्रोटेक्शन मिल रही होती है। लेकिन अगर आपको क्या करते हैं, आपका बिजनेस का नेम और सेम लोगो कोई यूज़ करता है यूके में यूज़ कर लेता है, और अगर यूके में इस तरह की बिजनेस पॉलिसी मौजूद है, किसी ने उस नाम को यूज़ नहीं किया हुआ, उस तरह की कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं कराई हुई, उस तरह के वो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता यूके में, तो कोई बंदा उसको यूके में रख सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन अगर आपने अपने लोगों को, अपने ट्रेडमार्क को इंटरनेशनली जो है वो कॉपीराइट करवाया हुआ, ट्रेडमार्क कराया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारा तरह की लॉज भी हैं। मतलब कि यूरोप का एक लॉ है कि अगर आप पूरे यूरोप में कहीं भी करवाते हो तो पूरे यूरोप में उसको कोई नहीं रख सकता, ठीक है। और पाकिस्तान में अब इस तरह के लॉज भी हैं कि अगर एक चैम्बर की कंपनी सियालकोट में रजिस्टर्ड हो गई है एक नाम की, तो लाहौर में जाके वही नाम आप लाहौर की चैम्बर में भी रख सकते हो। इधर ये भी है, ये भी मामलात है। वो कहते नहीं कर सकते हैं, ये इस होती है। अगर एक चैम्बर में आपने रख लिया और दूसरे शहर की चैम्बर में आप चले गए, उधर ये नाम एग्जिस्ट नहीं, किसी ने रजिस्टर्ड कराया हुआ जो सियालकोट में ऑलरेडी है, तो आप लाहौर में रख सकते हो वो नाम। तो फिर सर वो सर्च पे जो है वो दोनों ही आएंगे? नहीं, देखें साथ में लिखा तो आएगा ही ना, चैम्बर ऑफ सियालकोट में रजिस्टर्ड है कंपनी, इसकी मेंबरशिप जो है वो सियालकोट की है, उसकी मेंबरशिप लाहौर की है। लेकिन अगर आपने अपनी प्रॉपर कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करनी है जिस पूरी कंपनी का नाम को कोई ना कॉपी कर सके, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी चैम्बर से कंपनी रजिस्टर्ड ना करवाएं, आप SCCP से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, जो कि प्रॉपर लिमिटेड कंपनी जिसका LTD भी लिखा जाता है, ठीक है। चैम्बर कंपनी के साथ LTD नहीं लिखा जाता, वो सिंपल मेंबरशिप वाली कंपनीज होती हैं, ठीक है। उधर आप सोल प्रोप्राइटर कर सकते हो, पार्टनरशिप भी कर सकते हो, वो एक प्रॉपर रजिस्टर्ड ज्यादा ऑथेंटिक है एज कम्पेयर टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जो गुजरांवाला से होती है वो आप सब बेहतर बता सकते हैं, मैंने तो अभी तक नहीं वो भी करवाई है, मैं सियालकोट चैम्बर की ही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर आपने अपनी प्रोटेक्ट करनी है तो SCCP इतना मुझे पता है पाकिस्तान में वही है जो इसको डील कर रही है सारे मामले को। अगर SCCP से आपने अपनी कंपनी करवा लिया तो फिर पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं उसको रख सकता उस नाम को। लेकिन पाकिस्तान में, इंग्लैंड में बेशक आप वही नाम रख लें, किसी और की कंपनी का अपना चलाएं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर आपने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करना है, तो अमूमन जो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ना, वो क्या करते हैं अपनी कंपनी को, जब अपना ट्रेडमार्क करवाते हैं ना, तो ऐसी हर एक कंट्री के अंदर वो ट्रेडमार्क करवा लेते हैं जहां से उनको डाउट होता है कि यहाँ से कल कोई बंदा ना उठे। अपना ट्रेडमार्क वो यूके में भी फाइल कर देते हैं, यूएसए में भी फाइल कर देते हैं, यूरोप में भी फाइल कर देते हैं। यही जो मार्केट्स है ना, जो बड़ी मार्केट्स हैं, ऐसा ही है ना, तो लोग यहीं पे इकट्ठे फाइल कर देते हैं। जिधर लोगों ने यूके के पैसे भरने हैं, यूएसए के भी भर देते हैं लोग। जो समझदार कंपनीज हैं वो करती हैं ऐसा, जिनको अपनी ग्रोथ नजर आ रही है, जिनको अपनी ग्रोथ नजर आ रही होती है कि कल को हमने एक्सपैंड करना है और यूके में कोई बंदा सेम हमारी कंपनी का नाम रख के, हमारा ब्रांड नेम रख के बैठ जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो हम उसको पहले ही ट्रेडमार्क को पेटेंट फाइल कर लेते हैं। उस कंट्री में भी कर लेते हैं, इस कंट्री में भी कर लेते हैं, और लोग करते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जो यूएस में ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, साथ यूके में भी फाइल कर देते हैं। सर एक और चीज़ पूछनी थी, एग्जाम्पल के तौर पे मिर्ज़ा की कंपनी है HSB इंटरनेशनल, मिर्ज़ा भी सर्जिकल का डेंटिस्ट का काम कर रहा है, पाकिस्तान में रजिस्टर चैम्बर में करवाई गई है। मैं मिर्ज़ा के साथ कुछ गपशप लगा के मैं सेम नाम HSBC ट्रेडर्स यूके में रजिस्टर करवा के कॉपीराइट भी करवा लेता हूँ, और मिर्ज़ा की वेबसाइट से ही चीज़ें उठा के अपने स्टोर बना के उस पर लिस्टिंग कर देता हूँ। HSBC इंटरनेशनल की चीज़ें स्टैंप लगी हुई अपने जो HSB ट्रेडर है उस पर लगा देता हूँ, तो उसका मिर्ज़ा को नुकसान है? देखिए, अगर मिर्ज़ा के ऑलरेडी कस्टमर्स हैं जो मिर्ज़ा के साथ काम कर रहे हैं,
ठीक है, फिर तो उनको मिर्ज़ा का अच्छी तरह से पता है कि मिर्ज़ा के प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। उनको गर्ज नहीं है कोई HSBC इंटरनेशनल रख ले या कुछ भी रख ले, उनको पता है HSB मिर्ज़ा ही है, ठीक है। उनको इससे टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स, अगर आपको ऐसी वेबसाइट्स का पता चल जाए जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है और आप उससे मिलती जुलती वेबसाइट रख लेते हो, तो डेफिनेटली ट्रैफिक डाइवर्ट तो होती है, ट्रैफिक डाइवर्ट तो होती है, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ एक्शन भी करते हैं, क्योंकि इस चीज़ की कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है कि जब आप ट्रेडमार्क या कोई चीज़ नाम रखते हो, ट्रेडमार्क पेटेंट वाला, कॉपीराइट वाला, तो उसके अंदर भी एक परसेंटेज होती है कि आप 1% तक उसको, एक हद तक की परसेंटेज होती है जिसको आप कॉपी कर सकते हो। इवन अगर आपकी एक कंपनी है ना, मेरी एक कंपनी है जिसका ट्रेडमार्क का इशू बना था, लेट्स सपोज एक कंपनी है एडिडास, एग्जांपल देता हूँ, ये कंपनी है एडिडास, ठीक है। तो मैंने एक कंपनी है जिसका नाम रख दिया ये, रजिस्टर्ड भी होगी, चैम्बर में भी होगी, बाहर भी होगी, यूके में भी होगी, और है भी अभी भी, और वेबसाइट भी मुझे मिल गई इसकी www.edidas.com, डोमेन भी मिल गई जी, इजीली मिल गई, फुल सस्ती प्राइस में, जो आम प्राइसेस में होती है। तो अब ये देखें, हाँ यार ये कोई है बात ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि लेकिन जब मैं कल को इसका ट्रेडमार्क फाइल करता हूं, तो ट्रेडमार्क के अंदर इसका एक लॉ है। ट्रेडमार्क ऐसा ही नहीं है कि आपने किसी ने फाइल किया तो कल उसके हाथ में कागजात, जी उसको मालिक बन गया इस नाम का, ऐसा नहीं होता। ट्रेडमार्क का पूरी दुनिया में रूल है, आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाती है जो आपको एक दिन में मिल जाती है, मिल सकती है, लेकिन ओरिजिनल ऑनर बनने तक कम से कम कईयों को 3 साल भी लगते हैं। इवन पाकिस्तान में भी अगर आपने ट्रेडमार्क फाइल करना है तो आप उसके ओरिजिनल ऑनर, मेरा ख्याल है 2 साल बाद बनेंगे जाके, या 3 साल बाद ही। पहले आपका एक इनिशियल लेवल पे फाइलिंग होगी, उसके बाद फिर आप जब उसकी नेक्स्ट फीस जमा करवा देंगे, फिर वो आपकी वो 6 महीने या साल का आपको टाइम मिलेगा कि हम अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स के अंदर ये ब्रांड का नेम जो आप करवा रहे हैं इसको पब्लिश करेंगे। किसी को कोई इतराज़ तो नहीं है। अगर किसी को इस टाइम के अंदर कोई इतराज़ हुआ तो ठीक है, हम आपको नोटिस भेज देंगे, आपने आके यहाँ पे अपना वो जो लॉ सूट वाला जो काम है आपका लीगल, वो आपने आके भुगतना है अपने वकील के साथ आके, या आपने इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह करनी पड़ेंगी आपको अपने लोगों के अंदर, अगर किसी ने ऑलरेडी इस तरह की इशू रेस कर दिया। क्योंकि एक इंटरनेशनल पॉलिसी के मुताबिक मेरा ख्याल है कोई 33% तक या 30% तक, इससे ज़्यादा आपका साउंड भी मैच नहीं करना चाहिए एक ब्रांड के साथ। अब ये एडिडास और एडिडास है, कोई 30% से ज़्यादा साउंड मैच कर रहा है तो इसकी भी नहीं करने देगा, मुझे रिजेक्शन लग जाएगी, ठीक है। मतलब कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है, लेकिन अगर आप लीगल चैनल के साथ चलो तो हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। तो आगे चलते हैं जी। प्राइवेट लेबल स्टोर के अंदर HSB.com, ये एग्जांपल दी थी मैंने आपको एक, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर लिख देते हैं यहाँ पे। ये आपके पास अपना होना चाहिए। इवन आप अमेजोन पे भी अगर काम कर रहे हो तो आपने अमेजोन पे देखा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अमेजोन के ऊपर जो स्टोर्स हैं प्राइवेट लेबल ब्रांड्स, वो बिल्कुल अलग ही उनका माहौल है। अब ये देखें अमेजोन के ऊपर, मैं लेट्स सपोज अमेजोन पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स सपोज एक ब्रांड का नेम है शूज़, को शूज़ लिख देता हूँ। तो ये शूज़ मेरे सामने आ गए, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे शूज़ ओपन कर लेता हूँ जो मुझे पसंद है, लेट्स सपोज ये कर लेता हूँ स्केचर्स। तो ये एक नया ब्रांड ही को मुझे लग रहा है स्केचर्स। अब ये देखें, जैसे ही मैंने स्केचर्स को क्लिक किया तो ये प्रॉपर ट्रेडमार्क करवा के, हर चीज़ करवा के बैठा हुआ है अमेजोन पे, पूरा स्टोर अपना बना के बैठा हुआ है अपने ब्रांड का। इसने जहां भी अपना स्टोर बनाना है, इसने अपना ब्रांड प्रमोट करना है, वो अमेजोन के ऊपर आके भी, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो देखें उसका अमेजोन के ऊपर प्रॉपर स्टोर बना हुआ है स्केचर्स के नाम का, देख रहे हैं। इसका प्रॉपर स्टोर है शूज का, स्केचर्स का, जिसमें अपने हर तरह का उसने आर्टिकल डिस्प्ले किया हुआ है। तो मतलब कि अमेजोन के ऊपर उसने प्रॉपर एक स्टोर बनाया हुआ है। अमेजोन के ऊपर स्टोर बनाने के लिए आप लोगों को अमेजोन को ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, ब्रांड रजिस्ट्री फाइल करनी पड़ती है अमेजोन पे। फिर अमेजोन आपको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉपर स्टोर बना देता है आपके ब्रांड के नाम का। मतलब कि इन शॉर्ट वो अमेजोन के थ्रू अपना ब्रांड जो है वो फेमस कर रहा है पूरे यूएसए के अंदर। अमेजोन के ब्रांड पे हम अपने कॉन्टैक्ट जो डिटेल है वो शेयर कर सकते हैं। ये देखें ना आपके सामने ये स्टोर सारा, तो यहाँ पे सारी बिजनेस डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। इन शॉर्ट अमेजोन आपको फ्री हैंड देता है ब्रांड्स को, क्योंकि उसको पता है मेरे प्लेटफॉर्म पे आके एक ब्रांड वर्क कर रहा है। जब आप ये, बेशक आपका ब्रांड बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने ये सारी चीजें रजिस्टर्ड करवा ली हैं तो अमेजोन आपको वेलकम करेगा एक एज अ ब्रांड।
नॉट एज अ लोकल सेलर। जिस तरह अभी हम लोग अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हम लोग सिर्फ एक सेलर होंगे, हमारा स्टोर वगैरह नहीं होगा, कुछ हमारा कोई ब्रांड नहीं होगा। अगर हमने अपना एज अ ब्रांड काम करना है तो हम लोगों को पहले ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा और अमेजोन पे ब्रांड रजिस्ट्री फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर अमेजोन आपको अलाउ करेगा आप अपनी मर्जी से ये स्टोर बना लें। जिस तरह ये वेबसाइट्स एक होती हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कैटेगरीज हैं, ये भी आप अपनी मर्जी से कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, जो जो उनकी कैटेगरी आप ऐड करना चाह रहे हैं। मतलब एक पूरा स्टोर बनाने का, बैनर लगाने का, वीडियोस लगाने का, हर चीज़ लगाने का अमेजोन आपको ऑप्शन तब देगा जब आप एक प्रॉपर ट्रेडमार्क करके एज अ ब्रांड काम कर रहे होंगे। फिर ब्रांड्स के लिए और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आम सेलर के लिए नहीं है, ये आगे चल के मजीद हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो जोन सा भी यहाँ पे ब्रांड होगा आपको पता चल जाएगा, उसके ऊपर एक इस तरह की टैब आ रहा होगा विजिट दी स्टोर, जो भी ब्रांड यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा। और जो आम सेलर होगा उसके ऊपर आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, जिसने ट्रेडमार्क नहीं करवाया होगा। जैसे कि रीबॉक है, इसका भी स्टोर होगा प्रॉपर, नाइकी का भी स्टोर होगा, नाइकी का खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नाइकी ने शायद अपना यहाँ पे ओरिजिनल नहीं बनाया हुआ, किसी ने नाम प्रूफ करवाया हुआ है यहाँ। तो ये देखें नाइकी के सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। इन शॉर्ट नाइकी ब्रांड किसी ने अप्रूव कराया हुआ है, लेकिन ट्रेडमार्क स्टोर नहीं अभी तक नजर आया। जो बंदा आपको इस तरह से नजर आएगा उसने तो प्रॉपर ऑफिशियल स्टोर खोला हुआ है ना यहाँ पे। शायद नाइकी ने यहाँ पे अपना स्टोर ना खोला हो, नाइकी ने सिर्फ अपना ब्रांड अप्रूव करवा के नाइकी सेल कर रहा हो। नाइकी ने शायद अमेजोन को अपना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन ना सबमिट की हो, क्योंकि जो बंदे ने यहाँ पे अपनी ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्री करवा ली अमेजोन पे, उसको ही अमेजोन यहाँ पे स्टोर का ऑप्शन देगा इस तरह से, जिसके स्टोर पे बंदा क्लिक करे और उसके स्टोर के ऊपर चला जाए। जिसने हाल ही यहाँ पे जिसका ब्रांड नज़र आ रहा होगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई और प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, जैसे कि कार वॉश ब्रश, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कार वॉश ब्रश खोल लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ तो इस बंदे को भी देखते हैं क्या इसने करवाया हुआ अपना ब्रांड रजिस्टर्ड के, सिंपल ये ब्रांड करके बैठा हुआ। ये देखें इसका हाल ही ब्रांड रजिस्टर्ड है, ये हाल ही ब्रांड है, मतलब ये ब्रांड का नेम उसने प्रूव करवाया। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ब्रांड का नेम अमेजोन से प्रूफ करवाना, ब्रांड रजिस्ट्री करवाना, दोनों में फ़र्क है। जब आप लोगों को मैंने कल एक बात की थी, याद होगा आप लोगों को शायद, जिसको मैंने बताया था GTIN एग्जेम्पशन, किस किस को याद है? सबको याद है GTIN एग्जेम्पशन क्या है? मैंने कल बताया था। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ GTIN एग्जेम्पशन। अच्छा, ये बंदे को मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा इधर देखना शुरू कर देगा इधर। लोड बाय अमेजोन फॉर हैंड, अगर आप यूपीसी ना यूज करना चाहें तो फिर पर्सनल ब्रांड। हाँ जी, क्या है जी? लोगो। मैंने बताया था GTIN एग्जेम्पशन होता है, उसके मल्टीपल पर्पसेस हैं। एक तो ये कि आपके अगर प्रोडक्ट्स के ऊपर UPC अप्लाई नहीं होता, आप UPC लगाते भी नहीं हो और लगाना भी नहीं चाह रहे हो अपने लिस्टिंग के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स पे, तो आप अमेजोन के ऊपर से एक परमिशन मांगते हो जिसको हम लोग कहते हैं GTIN एग्जेम्पशन। उसके बाद अमेजोन आपको कहता है ठीक है आप में से एग्जेम्पशन ले लो अपने ब्रांड के नाम के ऊपर। फिर इसलिए मुझे पता चल जाएगा जहां पे आप तुम अपने ब्रांड का नाम लिखोगे ना, मुझे उधर से पता चल जाएगा इसके ऊपर UPC अप्लाई नहीं होता। तो आप इन शॉर्ट अपने ब्रांड का नाम अमेजोन को दोगे और अमेजोन से मांगोगे GTIN एग्जेम्पशन उस ब्रांड के नाम के ऊपर, जिस तरह इसने ली हुई है ब्रांड हब सिटी इंडस्ट्रीज। तो आप इस तरह से अपना नाम दोगे, जो भी आपका नाम है HSBC स्पोर्ट्स या HSB हसीब होलसेल या कुछ भी, तो आप उसको दोगे। अब अमेजोन आपको कहेगा ठीक है मुझे इसका प्रूफ भी दो कि ये ब्रांड तुम्हारा ही है। उस प्रूफ के तौर पे वो आपसे क्या मांगेगा? पिक्चर्स मांगेगा कि आप अपने हाथ में पिक्चर्स के ऊपर या टेबल के ऊपर रख के नेचुरल पिक्चर्स बना के मुझे अपने प्रोडक्ट्स की भेजो, जिसके ऊपर टैग लगे हो प्रॉपर हसीब होलसेल या HSB स्पोर्ट्स या कुछ भी जो भी है आपका। तो वो पिक्चर्स आप उन्हें सेंड करोगे पैकिंग के अंदर भी और बगैर पैकिंग के भी, तो उससे उनको पता चल जाएगा कि ये जो ब्रांड है ये इन्हीं का ही है और वो आपको प्रूफ कर देगा। फिर जहाँ पे आप अपनी जिस लिस्टिंग में HSB या हसीब होलसेल या जो भी आपने नाम प्रूफ करवाया वो लिखोगे, उस लिस्टिंग में वो आपसे UPC नहीं मांगेगा। ये आगे चल के जब हम लिस्टिंग करेंगे ना, ये प्रॉपर हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए समझ लें कि जो ये आपको नजर आएगा ना, जो ब्रांड वाला काम, ये सिर्फ अप्रूवल वाला है। ये उन्होंने अप्रूव कराई हुई है, GTIN एग्जेम्पशन ली हुई है,
लेकिन जहाँ पे आपको स्टोर नज़र आएगा वो आपको ये मामलात नज़र आएंगे। जहाँ पे आप क्लिक करोगे विजिट पे तो आप उनके स्टोर पे आ जाओगे, और जिस ब्रांड पे आप क्लिक करोगे वो आपको उसके स्टोर पे तो नहीं लेके जाएगा, तो आप रैंडम इस तरह सर्चिंग में ही होगे। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल सेलर्स की लिस्टिंग नज़र आ रही होंगी आपको, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ अप्रूवल है। अमूमन लोग उनकी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं जिन्होंने हाल ही ब्रांड अप्रूवल्स करवाई होती हैं। उनको पता है इन्होंने रजिस्ट्री तो करवाई नहीं हुई, ट्रेडमार्क नहीं है इसका मतलब इनके पास, तो इनकी डिज़ाइन को कॉपी कर लो, इनके ब्रांड को कॉपी कर लो, कोई इशू होगा भी, थोड़ा हल्ला होगा भी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम एट द एंड उनको कहेंगे नहीं तुम लोगों के पास ट्रेडमार्क नहीं है। क्योंकि अगर एक बंदा जब केस फाइल करता है दूसरे के ऊपर कि इसने मेरा कॉपी किया है कुछ, तो उसको प्रूफ देना पड़ता है कि आप अपना ट्रेडमार्क कॉपी दो ना पहले मुझे, फिर मैं अगले से भी पूछता हूँ अपना वो ट्रेडमार्क दे मुझे। ये भी पॉइंट है उनका, जो बंदा ट्रेडमार्क नहीं रजिस्टर करवाता। एग्जैक्टली तो वो बंदे इनसिक्योर होते हैं इन शॉर्ट अमेजोन के ऊपर, जिन लोग ट्रेडमार्क के बगैर अपना ब्रांड कर रहे होते हैं। जितनी मर्जी ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, जितनी मर्जी उन्होंने अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग की है, जितनी मर्जी अच्छे उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, लेकिन एट द एंड वो सिक्योर नहीं है। जी सर। क्लियर है? जी सर। तो ये था बेसिकली थोड़ा सा प्राइवेट लेबल कॉन्सेप्ट। तो अब प्राइवेट लेबल के अंदर मजीद क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी पूरी करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन, अपना सारा कुछ पूरा करना है। आपके पास अपनी प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए ब्रांड की, जी सर। ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल भी इसमें मेंशन कर लें, ईमेल जो कि आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर के ऊपर आपकी जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग, लेबलिंग एग्जेक्ट्रा, पैकिंग, लेबलिंग जितनी भी है आपकी अपने ब्रांड की होनी चाहिए। आपने देखा ना अक्सर जब आप ब्रांड की कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो डब्बे के ऊपर भी ब्रांड का ही नाम लिखा होता है। उसका जब आप लोग टीयर करते हैं, उसका जो इन्वेलप होता है, जो उसका पैकेट शॉपर होता है लगा हुआ इन शॉर्ट, तो जब आप उसको भी टीयर करते हैं तो आप देखते हैं उसके ऊपर भी ब्रांड के मोनोप्रिंट हुए होते हैं। तो ये जितनी भी आप जब आप अपना प्राइवेट लेबल काम करते हैं तो ब्रांड की पैकिंग भी अपनी, लेबलिंग भी अपनी, हर चीज़ अपनी, एक प्रॉपर ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहा हो। जब कोई कस्टमर एक बॉक्स को ओपन करे उसको पता चलना चाहिए कि ये किसी ब्रांड की चीज़ उसने ओपन की है। टैग भी लगे हुए हैं उसी ब्रांड के, मोनोज भी उसी ब्रांड के लगे हुए हैं, शॉपर भी उसी ब्रांड का लगा हुआ है, पोली बैग जो जिसे हम कहते हैं पोली बैग, वो पोली बैग के ऊपर भी प्रिंटिंग आपकी अपने ब्रांड की हुई है। मतलब इन शॉर्ट से पता चल रहा है कि जब वो चीज़ को खोल रहा है कि यार मैं किसी ब्रांड का प्रोडक्ट खोल रहा हूँ, मैं कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं खोल रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्राइवेट लेवल में फॉलो करनी पड़ती हैं। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे बेनिफिट है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं जो कल हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी करनी है फर्दर नेक्स्ट क्लास में। प्राइवेट लेबल के अंदर आपका ब्रांड हर जगह पे होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि आपका ब्रांड बना कहां पे। मजीद क्लियर कर देता हूं, आईफोन ब्रांड कहां का ब्रांड है? यूएसए का ब्रांड है, यूएसए की कंपनी है, यूएसए की कॉर्पोरेशन फर्म है, यूएसए की एलएलसी है। ठीक है, लेकिन जुड़ता कहां पे है, मैन्युफैक्चर कहां पे होता है? चाइना में। तो क्या लोग उसको कहेंगे चाइनीज फोन है? नहीं, लोग उसका ब्रांड खरीदते हैं, लोग उसका नाम खरीदते हैं, लोग एप्पल खरीदते हैं। लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो चाइना में जुड़ता है, वो कहाँ पे जुड़ता है। हालांकि चाइना के अंदर वो उसकी असेंबलिंग, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके पार्ट्स की, और वहीं के लोग, उन लोगों 90% तक आईफोन यूज नहीं करते चाइनीज, वो अपने ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। तो बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो भी प्रोडक्ट अमेजोन पे बेचोगे, अपने स्टोर पे बेचोगे या कहीं भी बेचोगे, वो बनते कहाँ पे हैं। लोगों ने देखना है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और आपका ब्रांड कितना जो है वो अच्छा है दूसरों की निस्बत, प्राइस में, क्वालिटी में, पैकेजिंग में, कस्टमर वैल्यू के अंदर। लोगों ने इस चीज़ को देखना है। एट द एंड वो चाइना में बन रहा है, पाकिस्तान में बन रहा है, बांग्लादेश में बन रहा है, इंडिया में बन रहा है, इसको किसी से कंसर्न नहीं है, किसी को इस बात से कंसर्न नहीं है। लोगों ने क्वालिटी देखनी है, क्या जो हम बाकी जगहों से खरीद रहे हैं उसके मुकाबले में क्वालिटी ठीक है। लोगों ने कहना ओके गुड, पैकिंग है वो भी गुड है, ब्रांड की निस्बत बेहतरीन पैकिंग है, क्वालिटी भी ठीक है, उसका जो यूज़ है वो भी बेस्ट है। ये बना कहाँ पे है? चाइना में। लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं। जिस तरह से मेड इन इंग्लैंड, पाकिस्तान, यूएसए का स्टिकर लगता है। आप चाहें तो अपनी प्रोडक्शन पे लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब आपने अपना ब्रांड ही अपना बना लिया तो पीछे आपको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेड इन यूएसए है, मेड इन यूके है या क्या है।
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी प्रोडक्शन जहाँ मर्जी लगाएं, पाकिस्तान में लगाएं, बांग्लादेश में लगाएं, यूके में लगाएं, यूएसए में लगाएं, लिखना ही है ना, पीछे लिख सकते हैं आप। लेकिन एट द एंड ये चीज़ें आप लोगों की इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, आपकी क्वालिटी पे, कस्टमर वैल्यू पे। वो अगर आप ठीक दे रहे हैं कस्टमर को, बेशक चाइना में भी बन रही है तो मसला नहीं है। जैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया तो उसमें कुछ अच्छे ब्रांड की चीज़ आती है। अब जो अच्छे ब्रांड की चीज़ है, क्या वो आपको 100% यकीन है वो 100% ही पाकिस्तान में तैयार होता है? अब जो नाइकी है, एडिडास है, वो आपको 100% यकीन है ये कंपनीज यूएसए की है, यूएसए में तैयार होता है पूरा नाइकी का शूज़। मुझे अभी भी पता है कि 99% जो है वो चाइना से आता है उसका, जो सारा सामान है, और जुड़ता भी नाइकी का शूज़ चाइना में ही है। जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल है वो भी कोरिया में, चाइना में, वियतनाम में, उनके पास ऑथराइजेशन है, उन्होंने प्रॉपर उधर की लोकल, जिस तरह हमारे यहाँ पे कंपनी है फॉरवर्ड स्पोर्ट्स, एडिडास का फुटबॉल बनाती है, ऑफिशियल ऑथराइज है और बनाना ही उसने, ऊपर लिखा भी होता है ऑफिशियल एडिडास मैन्युफैक्चरिंग बाय, जो है वो नीचे लिखा होता है फॉरवर्ड स्पोर्ट्स में। वो तो क्या है, नाइकी ने, एडिडास ने, उन्होंने खुद प्रूफ किया हुआ है, उन्हें उनके पास ऑथराइजेशन लेटर है प्रोडक्शन के कि हम उनका काम कर रहे हैं, कोई उन्हें आके रोक नहीं सकता। हाँ, जब तक ब्रांड खुद ना रोके। तो इसी तरह हर जगह पे लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि फुटबॉल वो पाकिस्तान का बना हुआ है, लोगों को इससे पता चलता है फीफा का फुटबॉल है ये। तो सर अगर हमारी नई कंपनी है, तो कंपनी अगर हमारी यूएसए की है, तो उस पर अगर हम स्टिकर लगाते हैं डिज़ाइन बाय HSB यूएसए, मेड इन पाकिस्तान, तो उससे कुछ कस्टमर के ट्रस्ट लेवल को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको पता है मेरी प्रोडक्ट जो है दी बेस्ट प्रोडक्ट है, इससे अच्छी क्वालिटी हो नहीं सकती इस प्राइस के अंदर, अगर आप इसके ऊपर श्योर हो, आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, आपने R&D किया हुआ है। ऐसे नहीं लोग मार्केट के अंदर ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट उतार देते कि बस आज बन गया इसको मार्केट के अंदर लॉन्च कर दो। लोग उसके ऊपर R&D के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। दुनिया जहाँ से एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, जिसके ऊपर उसका प्रेशर चेक होता है, उसकी क्वालिटी चेक होती है, लोगों को इवन फ्री में देते हैं कि इनके ऊपर आप अपनी राय दें कैसा हमारा प्रोडक्ट। लोग करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं R&D के बाद, उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है। क्लियर है? प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है? प्रोफेशनल ईमेल आपकी कंपनी की ईमेल होती है, जो आप अपनी वेबसाइट जिससे भी बनवाएंगे ना, डोमेन जब बाय करेंगे तो उस डोमेन के साथ आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल बनवा सकते हैं, जो कि प्रॉपर मैंने आगे एग्जांपल भी बताई है। जो हम बनाते हैं ईमेल वो नहीं? जो जीमेल की हम आईडी बनाते हैं वो एक नॉर्मल है, वो बहुत ज़्यादा बिजनेस उसको सीरियसली कंसीडर नहीं करते। वो कहते हैं यार एक रैंडम किसी ने मेल कर दी है। जब आपकी प्रॉपर बिजनेस ईमेल होती है, वो फर्क क्या होता है इसमें, कैसे पता चलता है ये प्रोफेशनल है या? यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि जो आपकी बिजनेस ईमेल होती है ना, वो कुछ इस तरह से नजर आती हैं, sales@hasib.com, ये आपकी बिजनेस ईमेल। जो मोबाइल पे बनाते हैं वो वाली आपको पता है इस तरह नजर आती हैं, sales@gmail.com। सेल्स जो कारोबार का नाम हो गया ना, सेल्स, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। लोग अपनी कंपनी का नाम भी स्टार्ट में रखते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सेल्स ही आए या B2B ही आए या डायरेक्टर ही आए। लोग ये भी इस तरह की मेल्स भी रखते हैं अपनी, जैसे कि paypal@service.com। अब जो कंपनी है प्रॉपर उनकी इस तरह की मेलें आती हैं यूजर्स को, paypal@service.com। आम जो ईमेल होती है उसमें ये जीमेल का फर्क होता है? जीमेल की जगह कंपनी नेम आ जाएगा, जीमेल की जगह आपकी कंपनी का नाम होता है, और उससे पहले डायरेक्टर या अब्दुल्ला आ जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर आ जाएगा, कुछ भी हो। क्लियर है? तो ये है बेसिकली बिजनेस ईमेल, जिसको लोग जो है सीरियसली कंसीडर करते हैं और इसका जवाब देना फर्ज समझते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। किसी और क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं क्लास को।